हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और करंट मुद्दों से संबंधित मैं खबरें आपके लिए लगातार लेकर आते रहता हूं और ये इस बार फिर से मैं वो खबर लेकर आया हूं जो कि जाननी काफी आवश्यक है आप सभी के लिए। जैसा कि न्यूज के हेडिंग में आप देख सकते हो, आरबीआई ने फिर से रेपो रेट को यहां पर हाइक कर दिया है। और यदि आप थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं और इसके बारे में जो एक एक शब्द है, एक एक वर्ड है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके पहले कभी रेपो रेट या कभी आरबीआई के बारे में नहीं बताया था, मैंने बहुत दफा बताई हैं, कई बार आपने मुझसे पढ़ा भी है। लेकिन क्या होता है कि हर बार कुछ नई जानकारी आपको देखने को मिलती है, कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिलती है। दूसरा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं ना जो एक बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो हो सकता है जब सर सेकंड बार पढ़ा रहे हैं या कोई भी मैम जब दूसरी बार तीसरी बार जब पढ़ाते हैं, फिर से जब आप देखते हैं उन चीजों को, फिर से रिकॉल होता है। 3 से 4 बार देखने के बाद वो चीजें फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेव हो जाती, फिर वो कभी नहीं भूलता। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको सारे टर्मिनोलॉजीज पता हैं, यदि सारे आपके मेथोडोलॉजी पता है कि कैसे होता है, कौन सी कमिटीज होती है जो इसको तय करती है, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि जो बच्चे पहली बार जुड़े जिनको नहीं पता है तो बड़ा ध्यान से जरूर इसको देखिएगा। यहां पर यदि मैं चलूं तो कुछ चीजों को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बातें करूंगा कि भाई ये जो रेपो रेट रहता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पर बातें करेंगे। चलिए, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सारी चीजों को, ताकि हमको बाद में ये दिक्कत ना आए कि हमको क्या क्या चीजें यहां पर पढ़नी है और क्या क्या चीजें मेरे को आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डील करूंगा रेपो रेट के बारे में, है ना। ये रेपो रेट के बारे में हमको पढ़नी है, रेपो रेट क्या होता है ये हमको बताना है। साथ ही साथ इसके बाद अन्य जो रेट है उसकी भी यहां पर मैं बातें करूंगा। इसके बाद यहां पर क्या बोला गया है कि भाई साहब ये जो देखने वाला है ना, या फिर ये जो कंट्रोल करने वाला है, हाइक कर रहा है या डाउन कर रहा है, जो भी काम करता है आरबीआई कर रहा है। यानी कि सर हमको थोड़ी बहुत जानकारी आरबीआई के बारे में भी लेनी होगी, क्योंकि लगातार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद क्योंकि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं चीजों को, देन यहां पर बातें की गई है इट्स इंपैक्ट की। तो ये एक प्रकार की ना थ्योरेटिकल नहीं हो जाएगा, ये एक प्रकार की प्रैक्टिकल चीजें हो जाएंगी। अब आपको लगेगा सर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्या है, मैं बताऊंगा, इसके बारे में अंतर बताऊंगा। प्रश्न आपको दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं, ये हम थोड़ा सा इस कैटेगरी में रख लेते हैं। यहां पर हम बोलेंगे इंपैक्ट की, हम यहां पर बातें करेंगे, उसको सबसे लास्ट में बताएंगे, है ना। पहले हम लोग जान लेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि इसको क्या बोलते हैं, बढ़ाने से क्या चीज घटेगा, या किसी चीज को घटाने से क्या चीज बढ़ेगा, या किसी चीज को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, किसी को घटाने से क्या घटेगा, तो पहले उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे मैथ्स जब आप पढ़ते हो, मान लेते हैं आपने क्षेत्रफल पढ़ा, एरिया पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, तो पता तो होना चाहिए कि सिलेंडर क्या है, तब तो आप उसका एरिया निकाल पाओगे। वैसे आपको पता तो होना चाहिए कि ये रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई कौन है, क्या इंस्टीट्यूट है, ये क्या इसका रोल है, तब तो आप उसके बारे में मतलब उसके इंपैक्ट को बता पाओगे, है कि नहीं। नाउ यहां पर एक और वर्ड यूज किया गया है 90 बीपीएस। 90 बीपीएस, तो हम इस बीपीएस की भी यहां पर हम बातें करने वाले हैं। हम यहां पर बीपीएस की भी यहां पर हम बातें करने वाले हैं। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 वीक्स में बोला गया, तो भाई देखो पिछले 1 महीने के दौरान या फिर 5 वीक मतलब लगभग आपका वही होता है 35 डेज के आसपास, है ना। उसके बाद से लगातार 90 बीपीएस बढ़ा हुआ है। इसके रीजन क्यों हुआ ये भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, राइट। इसके बाद यहां पर हुआ है 6 टू काउंटर इन्फ्लेशन। काउंटर, अब ऐसा मत समझना कि सर ये तो आप पूरे इंग्लिश में बोल रहे हो, बेटा कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। अभी तक तो भाई मैं 90% पूरा हिंदी ही बोला हूं ना, थोड़ा सा पैसेंस लेवल बना के रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि उन्होंने बोला है ना काउंटर इन्फ्लेशन। काउंटर इन्फ्लेशन इसकी बातें कर दी, तो आपको इन्फ्लेशन जानना भी जरूरी है। विद सच हाइक्स एंड फोकस ऑन द विथ ड्राइंग इट्स accommodative stance, what does it mean for bank leading rates, your EMIs and spendings। अब आपके जो EMI, भाई इसको नहीं भी बताऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये एकदम कॉमन चीज है ना। अब ऐसा नहीं कि बताने करके एकदम एक एक चीज बता रहा हूं, ये भी नहीं होता। EMI आप सभी को पता है एकदम शॉर्ट में, चलो इसको भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इसको बताने वैसे भी फिर लेक्चर हमारा जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में बता देंगे, ये आप सभी को पता है भाई, जो नहीं भी पढ़ते हैं ना उनको भी पता होता है, ठीक है। चलिए, तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम चीजों पर आज का यह जो वीडियो है आपके लिए रहने वाला है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से और बड़े प्यार से सुनिएगा, समझिएगा। कुछ चीजों को मैं लाइव इसलिए जरूर लेके नहीं, वैसे करंट अफेयर्स का हमारा जो सेशन होता है वहां पर तो हम बताएंगे, बट वहां पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शंस होता है, लिमिटेड समय में
चीजें हमको डील करनी होती है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वॉचिंग करते रहते हैं लगातार, बहुत सारी चीजें रहती है वहां पर, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको ये सारी की सारी चीजें पता है, तो फिर बच्चे वो चले जाते हैं, अरे सर ये तो हो गया करके। ये आपके लिए एकदम फ्रीडम है, आप इस पॉइंट से देखिए, आप आगे के पॉइंट से देखिए, जैसा देखना है वैसा देखिए, क्योंकि सीक्वेंसिंग मैंने बता दिया है, इस सीक्वेंस में मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, डील करने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले यहां पर मैं बातें करूंगा रेपो रेट की, ठीक है। अच्छा, उसके पहले हम यहां पर आरबीआई की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है कि नहीं, थोड़ी सी बातें हम यहां पर आरबीआई के बारे में करेंगे। आरबीआई की यदि मैं बेसिकली बातें करता हूं बेटा, तो ये जो बैंक होते हैं, जितने भी आपके बैंक रहेंगे, इसमें सबसे शीर्ष होता है एपेक्स, सबसे बड़ा, यानी कि आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकों का बैंक, है ना। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं, है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, 1935 में 1935 में इसकी जो स्थापना है वो कर दी गई थी, स्टैब्लिश ऑन 1935। कब किया गया? 1935 में। किस एक्ट के तहत किया गया, यदि आपको प्रश्न पूछेगा, काफी महत्वपूर्ण है। यदि यह पूछा है कि सर इसको किस एक्ट के तहत किया गया, तो याद रखेंगे एक्ट जो था वो था 1934। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक्ट जो था वो था 1934, 1934 एक्ट के तहत इसको 1935 में स्थापित किया गया था। ये अधिकांशतः जब बातें करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, स्टैब्लिशमेंट की, वहां पर जनरली होता यह है, एक्ट जो होता है अमूनन 1 साल पहले लाया जाता है। आ रहा है बात समझ में? एक्ट जो रहता है ज्यादातर केसेस में 1 साल पहले इसको लेकर आया जाता है। 1934 में एक्ट आया, 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। चूंकि जब इसकी स्थापना करी गई थी तो ये किसी सरकारी स्वामित्व में नहीं था, यानी कि जो खैर उस समय तो जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो बाहर के लोग थे, जिसको कॉलोनियल रूल बोला जाता था, औपनिवेशिक जो शासन बोला जाता था, तो उनके अधीन नहीं था। जब इसको, है ना, आपने कई बार सुना होगा राष्ट्रीयकरण, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है, आपने कई बार सुना होगा राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन। कभी भी जब ये शब्द हम सुनते हैं राष्ट्रीयकरण, इसका मतलब होता है कि सरकार अपने हाथ में ले लेती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको ओन कर लेती है। यानी कि जब स्वामित्व है, यानी कि जब अधिकार है, सरकार के पास हो जाता है, सरकार खरीद लेती, सीधी सी बात है। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है राष्ट्रीयकरण और एक होता है बेटा प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं निजीकरण। दोनों में क्या अंतर है सर? यदि कोई प्राइवेट वाली चीजें हैं और सरकार उसको खरीद ले, समझना ध्यान से, यदि कोई प्राइवेट वाली चीजें हैं जिसको सरकार खरीद ले तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, यानी कि हम लोग इसको बोलते थे नेशनलाइजेशन। और यदि कोई सरकारी चीजें हैं जिसको प्राइवेट वाला व्यक्ति खरीदता है तो उसको हम बोलते हैं निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। पहले का दौर हुआ करता था जहां पर हम राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन अधिक करते थे, और अभी का एक दौर है जहां पर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिक्स अंतर है। देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं पहले से बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास में रिकॉर्ड करके देने में फायदा ये रहता था कि आपको जितनी अधिक जानकारी हो सके मैं दे सकूं सिंगल लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो ये राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का अंतर आई थिंक आप दोनों को समझ आ गया होगा। तो 1934 में तो भाई साहब जब ये हुआ था तो ये प्राइवेट था एक प्रकार से। 1949 में, याद रखेंगे काफी महत्वपूर्ण डेटा है ये, 1949 में इसको क्या किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में सरकार ने अपने हाथ में लिया और कहा आरबीआई जो रहेगी ये शीर्ष बैंक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे सर एक होता है शेड्यूल बैंक बोलते हैं जिसको, यानी कि अनुसूचित बैंक, है ना। इसके बाद होते हैं सर नॉन शेड्यूल बैंक्स हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, यहां पर मैं केवल बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि ऐसे करते चले जाएंगे तो मेन मुद्दा जो है हमारा छूट जाएगा। शेड्यूल बैंक, गैर शेड्यूल यानी कि गैर अनुसूचित बैंक, फिर शेड्यूल में कमर्शियल बैंक, प्राइवेट, कमर्शियल में भी फिर अलग अलग आपके जैसे कि प्राइवेट बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसे बैंक जिसका जो अधिकार है वो निजी क्षेत्रों में है, जैसे एक्सिस है, एचडीएफसी है। सरकारी बैंक मतलब जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है ना। सरकारी सीधी सी बात है जिस पर 50+1% का जो शेयर होता है या फिर जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, उसी को आप लोग पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर सरकारी बैंक के नाम से जानते हैं। आईबीपीएस आपने सुना होगा, है ना, तो वो सब उसी के लिए होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां तक आप सभी को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आरबीआई के बारे में शॉर्ट में मैंने बताया, और आरबीआई ही रहती है जो कि भारत की मौद्रिक नीतियां बनाती हैं। कौन सी नीतियां बनाती हैं? मौद्रिक नीतियां, यानी कि इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग?
मॉनेटरी पॉलिसी। और इसीलिए ना आपने यदि कभी देखा होगा तो यहां पर देखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहां पर आपने देखा तो पॉलिसी रेपो रेट करके लिखा रहता है। आ रहा है समझ में? तो ये पॉलिसी का मतलब ही होता है कि जो सरकारें हैं ना, ये सॉरी जो आरबीआई रहती है ये बनाती है, और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत एक टर्म्स आता है जिसको हम लोग जानते हैं रेपो रेट के रूप में। क्या बोला मैंने? एक टर्म्स आता है जिसको हम जानते हैं रेपो रेट के रूप में। हिंदी में क्या बोलते हैं सर बेटा? तो हिंदी में भी आप लोग रेपो रेट ही बोलिए, इसको कोई अलग से विशेष नाम याद रखने की नीड नहीं है। क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी को यदि आपको याद रखना है तो यस, इसको आप लिख सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं हम इसको? मौद्रिक नीति। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप सभी बने हुए हैं, यहां तक आप सभी क्लियर है। कोई भी डाउट रहने पे आप लोग बिल्कुल अपने जो डाउट रहेंगे कमेंट बॉक्स में यहां पर अवश्य हमसे पूछ सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये जो रेपो रेट रहता है आरबीआई बनाती है। और भी बहुत सारे रेट हैं, बहुत सारे रेशियोस रहते हैं। रेट और रेशियो, रेट यानी कि इसको हम बोलते हैं दरें, और जनरली क्यों कौन सी दरें होती है? ये ब्याज दरें होती हैं। रेट मतलब क्या होता है बेटा? दर होता है ना। रेट मतलब होता है दर। और किस प्रकार का दर होता है? जनरली ये ब्याज दरें होती हैं। किस प्रकार की ब्याज, ये यहां पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला जो पॉइंट था वो था आप लोगों का, है ना, आरबीआई के बारे में तो हमने बता दिया। रेपो रेट की यहां पर मैं बातें करूंगा। ठीक, अब जैसे यहां पर मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था, आरबीआई जो रहती है इसके नीचे बहुत सारे बैंक यहां पर काम करते हैं, या फिर बहुत सारे जो बैंक रहते हैं सीधा सीधा इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आरबीआई जो रहती है उन बैंकों को दर्जा प्रदान करती है। आरबीआई चाहे तो उसको बोल सकती कि नहीं भाई अब तुम बैंक कहलाने लायक नहीं हो। यानी कि सारा का सारा जो खेल है वो किसका रहता है? आरबीआई का रहता है। आइए अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर जो रेपो रेट की जो आपने बातें करी वो बताओ कि वो क्या चीज है। तो यहां पर आओ बेटा, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ये है हमारा आरबीआई, ये है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आरबीआई के तहत मैंने बताया बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई भी बैंक हो सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पे ऐसे ले लिया, कोई सभी मतलब कोई सभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई एक बैंक है, उदाहरण के तौर पे लिया हूं मैंने HDFC। आप कोई भी बैंक का नाम यहां पर लिख सकते हो, है ना, SBI, ठीक है, एक्सिस, कोई सा भी बैंक, कोई सा भी मतलब कोई सा भी, अगेन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इन्हीं बैंकों के नाम लिखे, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे है। अब समझिएगा, ये जो बैंक रहते हैं ना, अच्छा यहां पर एक और चैनल है जिसको हमको समझना जरूरी है। एक सबसे अंतिम में जो चैनल होता है वो होता है पब्लिक होता है। वो कौन होता है? पब्लिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंज्यूमर या कस्टमर। कस्टमर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राहक जिसको हम बोलते हैं ना, कस्टमर यानी कि ग्राहक। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो रहता है, सबसे नीचे स्तर पर, वो होता है ग्राहक। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा भाई साहब, ये जो ग्राहक रहते हैं ना, ये जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो रहते हैं, ये जो हैं अपना बैंकों से जो लेन देन करेंगे वो डायरेक्ट इन लोगों से करते हैं। मतलब ये हुआ, ये पब्लिक है ना, यहां से भी ले सकती है, यहां से भी ले सकती है, यहां से भी, इसके ऊपर छूट है। पब्लिक चाहे तो एक ही पब्लिक इन दोनों से ले सकती है। जैसे मेरा HDFC में भी अकाउंट है और मेरा SBI में भी अकाउंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पब्लिक चाहे तो कहीं से भी ले सकती है। एक ही व्यक्ति यहां से कहीं से भी ले सकते हैं, नो लिमिट, नो लिमिट, वो कहीं से भी ले सकता है। यदि आप हायरार्की बनाओ तो इसको हमेशा से याद रखना, एक हायरार्की जरूर बना लेना। कैसे बनाओगे आप? इस प्रकार से, ये हमेशा काम आएगा। 3 बनाइएगा बेटा। सबसे ऊपर में कौन होंगे? आरबीआई होंगे। नंबर 2 में बैंक, कोई भी बैंक हो सकते हैं आरबीआई को छोड़ के ना। और नंबर 3 पे रहने वाली पब्लिक। ये इस प्रकार से हायरार्की बनेगा। इसको जरूर से बना लेना आप लोग, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, अब मैं रिवर्स चलता हूं, रिवर्स इन द सेंस पीछे से चलता हूं और ऊपर की ओर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, तब आपको रेपो रेट समझ आ जाएगा। एकदम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट होता है ना, अर्थशास्त्र जो है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब जैसे आप साइंस की बातें करोगे, साइंस में क्या होता है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। ज्योग्राफी में भी क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ चीजें दिख रही है, लाइक आपके एरिया का दिख रहा है, आपको अमेरिका के बारे में नहीं पता, लेकिन अमेरिका को आपको पढ़ना पड़ेगा। यू डोंट नो बट यू हैव टू स्टडी इट। आपने शनि को नहीं देखा, लेकिन आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये होता है। इतिहास में तो हम देख ही नहीं पाते, इतिहास तो बस हमको कहानी के रूप में पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है वो है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मतलब ये हर चीजों को आप
मतलब फील करोगे उसको, हर पहलू से होके गुजरोगे आप, है ना। तो यहां से यदि मैं बातें करता हूं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, बैंक का उपयोग क्यों करते हो। आप लोग जरा सोचना 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके कि बैंक का उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर तो मैं दूंगा, चूंकि रिकॉर्डेड सेशन है, रुक नहीं सकता मैं, आंसर मैं दूंगा, बट आप लोग सोचना, क्या आप लोगों के घर या आपके पास किसी भी मेंबर के पास बैंक अकाउंट है या फिर नहीं है। आप में से लगभग हर किसी के पास बैंक अकाउंट होगा, है ना। अब बेटा जब आप बैंक अकाउंट रखते हो, बैंक अकाउंट रखते हो तो या तो कुछ पैसे यहां पर आप जमा करोगे या फिर कुछ पैसे यहां से निकालोगे, दोनों में से एक काम करते हो, है ना। या तो आप वहां पे डिपॉजिट करोगे या तो वहां से विथड्रॉल करोगे। डिपॉजिट यानी कि जमा करना, विथड्रॉल यानी कि निकासी, इन्हीं दोनों में से कोई एक काम करते हो। बैंक इसीलिए रखते हो ना कि वहां पर जाके एसी का हवा खाने के लिए करते हो, नहीं। अब अलग अलग तरीके होते हैं उसमें कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, एटीएम से निकालना चाहते हो, डायरेक्ट कैश निकालना चाहते हो वहां पे पर्ची जमा करके, या फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके, चेक से निकाल रहे हो, डीडी एंड ऑल। तो बैंक का काम मतलब आपका काम होता है, बैंक में जाते हो, पैसे जमा करोगे और पैसे निकालोगे। ये पैसा जमा करना और निकालने की गतिविधि को तो हम बैंकिंग बोलते हैं, इसीलिए तो बैंकिंग आया है। प्रश्न ये है सर, जो रेपो रेट जो आपने शुरू किया वो तो बताओ, ये सब तो हमको पता है, हमको रेपो रेट क्या है सर ये बताओ। चलो बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जब आपने बैंक में अपने पैसे जमा किए, आप एक अकेले व्यक्ति जमा नहीं करते हो, बहुत सारे लोग बैंक में क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। तो चूंकि हो सकता है आपके पास 1 लाख हो सकता है आपके पास 10 लाख हो सकता है आपके पास 50 लाख हो, आप जैसे, और सिर्फ आप जैसे नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं। क्या ऐसा थोड़ी कि इन लोगों के लिए कोई स्पेशल बैंक रहेगा, बड़े बड़े लोगों के लिए, सबके लिए कॉमन बैंक है। एक गरीब भी एचडीएफसी में जमा कर सकता है और एक एकदम अमीर भी एचडीएफसी में, या किसी भी बैंक, मैं केवल उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, किसी भी बैंक में जिस पे उसको ट्रस्ट है उस बैंक में वो पैसा जमा कर सकता है। जब पैसा इन लोग जमा करते हैं ना समझिएगा, तो इनके पास क्या रहता है, बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। मैं किसी एक बैंक को उठा लिया हूं, आप समझना, एचडीएफसी बोल रहा हूं मतलब वो सारे बैंकों की बातें कर रहा हूं। इनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। अब दूसरी तरफ आपने पैसा जमा कर दिया, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इनसे लोन लेंगे, किनसे, इन बैंकों से लोन चाहिए रहता है, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, एजुकेशन, बहुत सारे लोन हो गए। तो ये बैंक इनको पैसे भी दे देते हैं। आ रहा है समझ में, जिसको बाद में आप रिटर्न करोगे, बाद में हम आएंगे कितना रेट है क्या एंड ऑल। पहली बात यह है कि आपने पैसा अपना यहां पर जमा किया, इनके पास पैसा आ जाता है और इन लोग इनको क्या करते हैं, बाकी दूसरे पब्लिक को भी पैसा देते हैं। मान लेते हैं पैसा जमा करने वाले लोग कम हैं और पैसा निकालने वाले लोग अधिक हैं, इस केस में ये क्या करेगा, इसको पैसे की नीड पड़ेगी। ध्यान से समझना मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। जब मैं बातें करूंगा इनको पैसे की नीड पड़ेगी, एचडीएफसी या कोई से भी बैंक को पैसे की नीड पड़ेगी। तो आप जब तक पैसा दे रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन आप पे तो भरोसा नहीं कर सकता ना वो, कि भाई आप दोगे। कल के डेट में आपने बोल दिया मेरे को एचडीएफसी में खाता नहीं रखना है, मैं अकाउंट निकाल रहा हूं, खाली कर रहा हूं, तो किस पर भरोसा करें, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना किसी एक इंस्टीट्यूट पर। तो वो इंस्टीट्यूट रहती है आरबीआई। ये बोलती है कि भाई साहब मेरे को आप पैसे उधारी दे दीजिए, मेरे को आप पैसे उधारी दे दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं किसी एक बैंक की बात नहीं हो रही, इस बैंक मतलब मैं सारे बैंकों की बात कर रहा हूं। तो कोई ये नहीं समझेगा कि मैं सिर्फ एचडीएफसी की बातें कर रहा हूं या सिर्फ एसबीआई की बातें कर रहा हूं, सभी के सभी बैंक इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे। ये बोलेगा कि भाई साहब आरबीआई मेरे को आप उधारी दीजिए। क्यों उधारी चाहिए भाई साहब, क्यों चाहिए तुमको उधारी, उधारी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को ना लोगों को लोन देने का है। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बदले में तुम मेरे को क्या दोगे ये बोलता है तुम उधारी तो ले रहे हो मेरे से, है ना, बदले में तुम क्या दोगे। तो ये बोलता है कि आप जो मांग लो मालिक, अब आपसे उधारी ले रहा हूं तो जो आप बोलोगे मैं तो वही दूंगी, मैं तो वही करूंगी। तो बोलती ठीक है, तो आप एक काम करना, आप जब हम 100 रुपए आपको देते हैं, देखना 100 रुपए कोई नहीं देगा बेटा, याद रखना 100 रुपए तो बहुत छोटा अमाउंट है ना। मान लीजिए 100 रुपए उधारी किन्होंने दिया, आरबीआई ने एचडीएफसी या कोई भी बैंक को दिया। ध्यान से समझना इस चीज को। मान लेते हैं आरबीआई ने 100 रुपीज दिए, किनको दिए भाई साहब, इन बैंकों को दिए। तो जब ये बैंक वापस करेंगे 100 रुपए, तो वापस तो करना पड़ेगा ना। आप जब किसी से उधारी लेते हो तो जितने रुपए दिए केवल उतना लेते हो या फिर थोड़ा इंटरेस्ट लेते हो, कुछ पैसा इंटरेस्ट लेते हो ना, तो इन बैंकों को एक समय के बाद रिटर्न करना पड़ेगा।
रिटर्न करना पड़ेगा। कितना रुपए रिटर्न करना पड़ेगा भाई साहब? जिस रेट के तहत रिटर्न करना पड़ता है, यानी कि 104.9 अभी ये हो चुका है, 4.9% हुआ है। ये क्यों बढ़ा है, क्या हुआ है, सब मैं बताऊंगा अभी, है ना। 4.9% ये होता है, रेट होता है, यानी कि 100 का 4.9% हो जाएगा बेटा आप लोगों का 104.9, सीधी सी बात है, क्लियर। 104.9 यानी कि 100 रुपए की जगह आपको लगभग 105 रुपए, लगभग है, ये 4.9 है, उतना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा आरबीआई को। 100 रुपये मूलधन हुआ और 4.9% क्या हो गया, ब्याज हो गया। कहने का मतलब यह है, सीधा सीधा आसान सी भाषा में, है ना, वह पैसा जो बैंक उधारी के तौर पे आरबीआई को जमा करते हैं, या जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर जो कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक आरबीआई को जिस ब्याज दर पर पैसे रिटर्न करते हैं, वह पैसा जो उन्होंने कभी उनसे उधारी में लिया था, उसको हम रेपो रेट के रूप में जानते हैं। आ रहा है समझ में? द अमाउंट विच इज बोरोड बाय द कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक एंड ऑल, है ना, हैव टू रिटर्न टू द आरबीआई, एंड दैट रेट या दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज द रेपो रेट, यानी कि वो जो रेट रहता है, वो जो ब्याज दर है, वो रेपो रेट के रूप में जानी जाती है। क्लियर है बेटा? यहां तक एकदम सीधा सा बात है। आरबीआई ने आपको लोन दिया, आपको इन द सेंस बैंक को लोन दिया, और जब लोन दे रहा है, एक प्रकार का लोन है ना, उधारी मतलब क्या होता है, उधार मतलब लोन ही तो रहता है क्या। आप जब कार लोन लेते हो मतलब उधारी तो लेते हो, तो लोन ही है। इन बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया, और जब लोन लिया तो वापस तो करना पड़ेगा ना सर। अच्छा, अब आपके सामने प्रश्न आएगा, इसके लिए सर कोई निश्चित समय अवधि रहती क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल, 2 to 14 डेज, आपको 2 से 14 दिन के अंतर्गत रिटर्न करना रहता है। ध्यान से समझना, भी बहुत सारी चीजें समझेंगे यहां पर। इसको निश्चित अवधि के लिए, एक पखवाड़े के लिए बोला जाता है। पखवाड़ा इन द सेंस 15 दिन का जो टेन्योर होता है, उसको हम लोग पखवाड़ा बोलते हैं। इसलिए जनरली 2 से 14 दिन के भीतर इसको करना रहता है। सर उसके पहले कर दिए तो बिल्कुल कर सकते हो, सर उसके बाद कर दिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो रेट का जो रेट रहता है ना, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं बताऊंगा आगे। आगे बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ, पहले आपको रेपो रेट समझना आवश्यक है। तो आई थिंक यहाँ पे समझ आ गया होगा, आरबीआई से बाकी जो बैंक है लोन लेंगे, और लोन जब रिटर्न करेंगे तो जितने पैसे एक्स्ट्रा पे करेंगे, यानी कि जिस ब्याज दर के साथ वो पे करते हैं, उसी को हम लोग जानते हैं रेपो रेट के नाम से। ठीक है ना? चलिए आइए बेटा, अब हम बातें करते हैं, जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी मैं बातें करूंगा। न्यूज में बोला गया है कि रेपो रेट जो है वो 90 बीपीएस के साथ क्या हो गया, बढ़ गया पिछले 5 सप्ताह पे। यानी कि बोलने का मतलब ये है सर, बीपीएस करके यहां पर टर्म्स आया है। बीपीएस का मतलब होता है बेस पॉइंट्स। ये बेस पॉइंट क्या होता है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 90 का मतलब ये है, देखिए पहले 4% था, अब ये हो गया 4.9%। 0.9 में हो गया, सीधा सीधा कुछ नहीं, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां से निकल जाएगा ये 90, और कुछ नहीं होता ये 0.9%। देखो पहले 4 था, 4 से 4.5 हुआ, 4.5 से अभी 4.9 हो गया। हो सकता है आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज मैं शूट कर रहा हूं, कल तक ये आपका 5% भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। अब आप समझना कि सर ये जो होता है, बढ़ता है, कैसे होता है, और इसका इंपैक्ट क्या हो गया, क्योंकि इंपैक्ट भी मेरे को बताना है। यहां पर था ना, ये देखो इंपैक्ट, उसका प्रभाव भी मेरे को बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये काम करता कौन है। तो यार आरबीआई में एक होता है, याद रखेंगे, गवर्नर। ये राज्यपाल वाला नहीं है, ये आरबीआई का अपने आप में एक अलग दूसरा गवर्नर होता है। ठीक है, आरबीआई के होते हैं गवर्नर, फिर 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 होते हैं उप गवर्नर, और भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स ना आपस में मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी को बोला जाता है एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। काफी महत्वपूर्ण है ये। क्या बोला जाता है बच्चे इसको, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समीक्षा समिति। और ये जो रहती है ना, जनरली इनको साल में 6 बार जो है मीटिंग करनी होती है। साल में 6 बार का मतलब है कि हर 2 महीने में एक बार, ये मिनिमम है। इमरजेंसी पड़ने पे पहले और भी ये मीटिंग कर सकती है। छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जाएंगी, कौन बनाता है, कौन तय करता है। आरबीआई नहीं तय करती, आरबीआई के अंतर्गत एक कमेटी बनी होती है एमपीसी, वो एमपीसी जो कमेटी होती है वो तय करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है ना। आरबीआई तो बहुत बड़े संस्थान है, आरबीआई में भी कौन करेगा, जैसे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी संसद, मतलब जो
आपके जो लोकसभा अलग हो जाएगा, राष्ट्रपति अलग हो जाएगा, राज्यसभा अलग, ये सब अलग होता है। तो एक पार्ट होता है इसमें एमपीसी, एमपीसी कमेटी के अंतर्गत ये बैठकें होती हैं। साल में कितनी बार? मिनिमम 6 बार होनी है। मिनिमम 6 बार का मतलब है मिनिमम 2 महीने में 1 बार। इमरजेंसी यदि लगता है, ऐसा कुछ लग रहा है कि हमको नीड है करके, तो और भी बैठकें वो कर सकती हैं। अब सर ये पहले 4% हुआ करता था, अभी ये कितना हो गया? 4.9% हो गया, है ना। आओ अब एक चीज मेरे को बताना, पहले 4% यानी कि 104 रुपये आपको देना पड़ता था, अब 104.9 रुपीस आपको देना पड़ रहा है। आपको इन द सेंस यहां पर मैं बातें करूं इन बैंकों को, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये जो बैंक रहेंगी ये पब्लिक को भी क्या देती हैं? उधारी देती हैं। कुछ नहीं है, आरबीआई इन बैंकों को उधारी दे रही है और ये बैंक पब्लिक को उधारी दे रही है। पब्लिक अपना पैसा यहां जमा कर रहे हैं, पब्लिक अपना पैसा इन बैंकों के पास जमा कर रहे हैं और ये बैंक अपना पैसा आरबीआई को जमा कर रही है। बस यही तो सीक्वेंस है और कुछ थोड़ी है, यही सीक्वेंस एकदम सिंपल सा चीज है। तो बच्चे लोग, आप लोग जरा दिमाग लगाओ, पहले जब 104 रुपीस इन लोग रिटर्न करते थे और जब आप कोई सा भी लोन लेते थे, उदाहरण के तौर पे आपने कोई कार लोन लिया, उदाहरण के तौर पे, है ना, आपने कोई कार लोन लिया या आपने होम लोन लिया, कहीं से भी, मतलब किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक मतलब इन बैंक में से किसी से भी। उदाहरण के लिए मान लेता हूं, इसको केवल मान लेना ना, ये एग्जैक्टली नहीं है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कार लोन आपका 9% है और मान लेते हैं होम लोन आपका 8% है। मान लिया ना, सिर्फ माना हूं मैं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है और अलग अलग बैंकों के अलग अलग रहते हैं। एक प्रश्न भी आता है, क्या सर ये रेट कौन तय करता है कि कार लोन इतना देंगे, होम लोन कौन देंगे? ये बैंक स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से वो कैसे भी लोन जो रेट है वो तय कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना, जितना रेपो रेट रहता है, आप खुद सोचो ना, आपने किसी से पैसे उधार लिए किसी और को देने के लिए, क्या हो रहा है? ये आप हो बीच वाला जो नंबर 2 पे हो, आपने किसी से पैसे उधार ले, किससे ले रहे हो? आरबीआई से। किसको उधार देने के लिए? पब्लिक को उधार देने के लिए। पब्लिक को देने के लिए ले रहे हो ना, अल्टीमेटली अपने ग्राहकों को देने के लिए। तो भाई साहब, आप खुद 4% पे ले रहे थे, तो आप इसको 9% में बेचे और इसको 8% में बेचे। अब आप यहां पे 104.9 हो गया, यानी कि 4 से अब आपका 4.9% हो गया। तो एक पल के लिए सोचिए, आप इस रेट को फिक्स रखोगे या फिर 9.5 जो 9% है उसको प्लस करोगे और 8% इसको प्लस करोगे? लोन की जो रेट है उसको बढ़ाओगे ना बच्चे लोग? यस और नो? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अभी तक आपको 4% देना पड़ता था, अब 4.9% देना पड़ रहा है, यानी कि अब पहले की तुलना में ज्यादा देना पड़ रहा है। और छोटे मोटे अमाउंट नहीं रहते इन लोगों का, करोड़ों में रहता है, करोड़ों में लेना देना चलते हैं इन लोगों का। तो यार पहले जिस 9% या जो भी X% ले लो इसको, चलो 8-9 लिखने की नीड नहीं है, X% है और ये Y% है ना। तो X को प्लस करोगे, Y को भी प्लस करोगे, कुछ ना कुछ आप बढ़ा के ही लोगे। और ये कौन सा रहेगा? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आपसे, जैसे कि आपने कार लोन आपने 10 लाख रुपए से लिया है ना, यहाँ आपने 10 लाख रुपए समथिंग जो भी यहां से उठाया, तो पहले आपको 9% देना पड़ता था ब्याज। अब ये जो ब्याज है वो 9% से बढ़ जाएगा, हो सकता है 9.5 कर दे, हो सकता है 10 कर दे, हो सकता है 11 कर दे। यही जो बात मैं बता रहा था, ईएमआई जब बनेगा आपका, ईएमआई का मतलब जो आपका मंथली जो बनता है ना, इतना रुपए आपको देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने 10 लाख का लोन उठाया, एक हमारे पहचान में एक सर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली टाटा नेक्सन गाड़ी खरीदी है, उनका 18 से 19 हजार समथिंग कुछ बनता है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ा तो ईएमआई का भी रेट आपका बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे ही रेपो रेट बढ़ा तो मंथली हो सकता है आप 18 हजार रुपए देते होंगे, अब वो 18,300, 18,400 ऐसे। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गया, जो ब्याज दरें हैं वो भी बढ़ गई। कहने का मतलब यह है कि जब आरबीआई इन दरों पे परिवर्तन करती है तो बैंकों को तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, अल्टीमेट इफेक्ट जो पड़ता है वो पब्लिक को पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है और यही है, ये एक प्रकार का एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो इंपैक्ट की जो मैं यहां पर बातें कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपने ये टर्मिनोलॉजी थी जो टेक्निकल टर्म्स थे उसको समझ गए, अब इसके इंपैक्ट की यहां पर हम बातें करेंगे। आइए और एक चीज मैं समझाऊंगा बहुत बेहतरीन वे में, है ना। इसका मतलब ये हुआ सर, जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर। अब पब्लिक क्या करना चाहेगी? जिन्होंने ये देखो, जिन्होंने लोन ले लिया वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उनको अभी पे करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोग प्लानिंग में थे, जिनको लगता था कि मुझे अभी लोन ले लेना चाहिए था, प्लानिंग में थे, प्लानिंग में मतलब सोच रहे थे कि मैं लोन लूं या ना लूं करके, तो आप ही लोग बताओ बेटा, क्या वो व्यक्ति
लोन अभी लेना पसंद करेगा, या फिर वो सोचेगा कि जब रेपो रेट थोड़ा सा कम हो जाए तब मैं लोन लूं? ये सोचेगा कि जब, है ना, रेपो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे 4 से 4.9 हुआ, ये भी संभव है कि भाई साहब ये 4.9 फिर से वापस 4, और क्या पता 3.8 तक भी चला जाए। मे बी पॉसिबल, ऐसा हालांकि हुआ बट मे बी पॉसिबल। अगर ऐसा होता है तो इस केसेस में क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड इतने सस्ते हो गए। तो ये जो बैंक रहेंगे ना, ये सारे के सारे बैंक, ये भी पब्लिक को लुभाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे को जब 3.8 में मिल रहा है तो तुम भी कम में लो। तो 9 को हो सकता है 6 कर दे, 8 को 5 कर दे। तो आप भी क्या करोगे, अच्छा इतना सस्ता लोन मिल रहा है, मतलब आप क्या करोगे, जब लोन सस्ती, यहां पर लोन क्या हो रहा है, सीधा सीधा एक लाइन में लिखना, जब रेपो रेट बढ़ रहा है, ये फॉर्मूला को लिखते चलो, जब रेपो रेट बढ़ रहा है तो लोन के रेट भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब लोन कैसे हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं। और इसी को बोला जाता है बेटा टाइटर मनी पॉलिसी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टाइटर मनी पॉलिसी, याद रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि ये कठोर नीति होती है, टाइट कर रहे हैं ना अपन इसको, कठोर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि लोगों के पास पैसा कम से कम रहे। मतलब ये है सर, यहां पे इन चीजों को जरूर लिखना बेटा। ये जो येलो कलर की लाइन पे मैं लिख रहा हूं ना, इसको अवश्य लिखेगा। कैसे लिखेगा, जब रेपो रेट इंक्रीज होगा, रेपो रेट इंक्रीज होने से लोन महंगे हो रहे हैं, लोन महंगे होता है तो इसको बोला जाता है टाइटर मनी पॉलिसी, कठोर नीति। और इसके कारण जो इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो लोग है या फिर मनी का फ्लो है, मनी का फ्लो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। मुद्रा का जो चलन है वो कम हो जाएगा। मार्केट में क्या करेंगे, पहले लोगों के पास पैसे बहुत थे, अब चूंकि लोन महंगे हो चुके हैं तो लोग पैसे नहीं लेंगे, लोग इन बैंकों से लोन नहीं लेंगे, तो लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। ध्यान से समझना इस चीज को, एक एक कड़ी जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप इसको चाहे तो साइकिल के फॉर्म में बना सकते हो, है ना। क्या हो रहा है यहां पर, आरबीआई ने इसको क्या किया, इन बैंकों को लोन दिया, ठीक है ना। लोन किसको दिया भाई साहब, बैंक को लोन दिया। लोन कैसे हो गए, महंगे हो गए। लोन कैसे हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं। तो जो बैंक है ना वो पब्लिक को क्या कर, पब्लिक को पैसा नहीं दे पा रही, मतलब पैसा तो लेना दे पा रही है, पब्लिक लेना नहीं चाह रही। क्यों नहीं लेना चाह रही, क्योंकि लोन महंगे हो गए। तो पब्लिक के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, या पब्लिक पैसा नहीं लेना चाहती। जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो मार्केट भी क्या हो जाएगा, यहां पर सुस्त पड़ जाएगा, मार्केट सुस्त पड़ जाएगा। और ये सुस्त क्यों पड़ रहा है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सुस्त पड़ रहा है बेटा क्योंकि, और ये पूरा का पूरा टॉपिक ही वही है ना, समझना इसको, क्योंकि सारी की सारी चीजें, जानकारियां आपको यहां पर समझ आ जाएंगी फिर। क्योंकि अभी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। आइए इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं, फिर वापस इसी मुद्दे पर आऊंगा मैं। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, मतलब मुद्रास्फीति, जब कीमतों में वृद्धि हो जाए, जब कीमतों में वृद्धि हो जाए। किसकी कीमतों में भाई, वस्तु की कीमतों में, है कि नहीं। जब वस्तु की, कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहां पर वस्तु वर्ड बोलना सही नहीं रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों वर्ड बोलेंगे तो आई थिंक ज्यादा सही होगा। तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, उस स्थिति को हम जानते हैं मुद्रास्फीति के रूप में। इस केसेस में क्या होगा, जब मार्केट में आपके पास पैसा नहीं रहेगा, रहने दो विपिन, जब आपके पास मार्केट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो आप क्या ही खरीदोगे। तो मार्केट जो है बेटा वो अब सुस्त पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो मार्केट में कौन ही खरीदेगा। तो ये इसलिए लाया जाता है, इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो आरबीआई सोचती है कि यार अब लोगों को टाइट करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा मत जाए। पैसा कैसे जाए, पैसा कब नहीं जाएगा, जब ये लोन के जो रेट रहते हैं, यानी कि जो रेपो रेट रहता है, लोन मतलब ही हो रहा है यहां पर रेपो रेट,
जब ये रेपो रेट को बढ़ा देंगे और ये बैंकों को भी मजबूरन आपके लोन वाले रेट बढ़ाने पड़ेंगे और आप थक हार कर इनसे पैसा नहीं लोगे। जब आप इनसे पैसा नहीं लोगे तो आपको मार्केट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से मार्केट जो है वो सुस्त पड़ जाएगा और सरकार या फिर बोल सकते हो आरबीआई चाहती है कि मूल्य वृद्धि में यदि कंट्रोल करना है तो हमको मार्केट को सुस्त करना पड़ेगा। ये रूल है, ये साइकिल इकोनॉमी का। यदि ऐसा नहीं करेंगे ना, हाहाकार मच जाएगा बेटा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यदि मार्केट सुस्त पड़ जाएगा फिर क्या होगा, फिर से सस्ते कर देंगे। तो एक प्रकार का ये साइकिल चलते रहता है। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मनी फ्लो कम होने से मार्केट क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर मार्केट जो है वो सुस्त हो जाएगा। मार्केट क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मंदी के रूप में जानते हैं। आ रहा है समझ में ये चीजें? बड़ा ही प्यारा साइकिल है। आरबीआई ने लोन रेपो रेट बढ़ाया, रेपो रेट बढ़ाने के कारण बैंकों ने बोले कि हम भी अपने लोन के रेट बढ़ाएंगे। जब हम भी लोन रेट बढ़ाएंगे तो पब्लिक लोन लेने से मना कर देगी, बोलेंगे हमको नहीं चाहिए भाई लोन, पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो मार्केट में भी पैसा नहीं है। मार्केट में पैसा नहीं मतलब मार्केट भैया सुस्त, मार्केट हो गया डाउन। और इस प्रकार से यहां पर जो साइकिल जो है, यानी कि एक प्रकार का जो चक्र जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर से कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होगी, फिर से रेपो रेट सस्ते कर दिए जाएंगे, फिर से मनी का फ्लो जो है वो मार्केट में हो जाएगा। कहने का मतलब यह है यदि आरबीआई के पास पैसा है तब मार्केट टाइट है, और यदि आरबीआई ने पैसा मार्केट में उतार दिया, पब्लिक के पास पैसा है, तो मार्केट आपका बढ़िया हरा भरा है। आई थिंक यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की यहां पर मैं बातें करता हूं, क्या क्या पॉइंट हमारे जो रह गए हैं। इन्फ्लेशन मैंने बता दिया, ईएमआई मैंने बता दिया, बेस पॉइंट्स मैंने बता दिया, आरबीआई भी बता दिया, रेपो रेट और इंपैक्ट भी मैंने बता दिया। आ जाओ वापस मैं खबरों पर आता हूं, जो चीजें हमको समझनी आवश्यक हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताई। इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया बेटा। और एक और चीज यहां पर जो रेट दिया है उसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यहां पर जो करंट एग्जिस्टिंग रेट है यहां पर दिए गए हैं, क्या क्या है। पॉलिसी रेपो रेट है 4.90%। आपके स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज 4.65%। एमएसएफ है आपका 5.15%। बैंक रेट है 5.15% और रिजर्व रेपो रेट है इट्स रिवर्स रेपो रेट, ये है 3.35%। शॉर्ट में मैं इन लोगों को भी बता देता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैंने आप लोगों को रेपो रेट की मैंने बातें करी, जब मैंने आप लोगों को रेपो रेट बताया, वहीं पर आप लोगों को दो रेट और समझने होंगे। इसी के सिमिलर दो रेट और रहते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं इसी के सिमिलर रहते हैं, सिमिलर इन द सेंस इसी के पैरेलल चलेंगे, है ना। एक को हम बोलेंगे एमएसएफ और एक यहां पर दिख रहा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक को हम बोलते हैं बैंक रेट। अंतर क्या है सर? अंतर केवल और केवल दिन का है। दिन का मतलब ये आपको शॉर्ट टर्म लोन के रूप में जाना जाता है, 2 to 14 डेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि लघु अवधि के लोन। एमएसएफ जो रहता है ये ओवरनाइट होता है। ओवरनाइट का मतलब सर नहीं समझ आया? ओवरनाइट का मतलब होता है, बताता हूं। ओवरनाइट आपको 24 घंटों के अंतर्गत लोन जो है वो चुकता करने पड़ते हैं। विशेष स्थिति में जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता या इमरजेंसी जब उनको फंड की नीड पड़ती है तो एक दिन के लिए 24 घंटे के अंदर के लिए लोन लेते हैं, जिसको एक दिन के अंतर्गत चुकाना पड़ता है। और ये दिया जाता है किसी भी बैंक के कुल एनडीटीएल का, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है ना। किसी भी बैंक के कुल एनडीटीएल का 1% जो है उतनी जो राशि है वो वहां पर दी जाती है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब होता है जितना उसके पास जमा पूंजी रखा हुआ है, राइट। इसके बाद होता है बैंक रेट, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। याद रखना ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म। साल भर के लिए मान ले आपने बैंक से लोन ले लिया, सॉरी आरबीआई से आपने लोन ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। मतलब तीनों के तीनों वो रेट हैं जो कि आरबीआई से लोन लिया जा रहा है। ये सभी के सभी क्या है? लोन है। ये भी लोन है, ये भी लोन है और ये भी लोन है। किससे लिया जा रहा है? आरबीआई से। कौन ले रहा है?
जितने भी आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो सारे के सारे जो है लोन आपसे, मतलब जो लोन लिए जा रहे हैं, रेपो रेट भी लोन है, एमएसएफ भी लोन है, बैंक रेट भी लोन है, ये सारे के सारे जो लोन है वो लिए जा रहे हैं आरबीआई से। अंतर केवल इतना, ये शॉर्ट टर्म लोन है, 2 से 14 दिन में देना है, ओवरनाइट है, 24 घंटे के अंदर देना है, ये साल भर के लिए रहता है। इसीलिए बेटा ये आपके विशेष, देखो ये विशेष परिस्थितियों में दिया जाना है, इसलिए इसका रेट महंगा है। ये लंबे समय तक दिया जाना है, इसलिए इसका भी रेट महंगा है। और आरबीआई ने इसको रखा है अपने अकॉर्डिंग ये 4.9%, इसलिए अधिकांश लोग इसी रेपो रेट को फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बैंक जो रहते हैं, जो लोन लेते हैं आरबीआई से, वो इसी रेपो रेट को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और यहां पर आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। किसी और सेशन में इसकी हम बातें कर लेंगे, रिजर्व रेशियोज की बातें कर लेंगे, एक्सचेंज रेट्स की बातें कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे एक ही सेशन में, क्योंकि लंबा हो जाएगा है ना, तो वो भी हम यहां पर बातें करेंगे। ये रिजर्व जो रिवर्स जो रेपो रेट रहता है वो कुछ नहीं बेटा, यहां पर आओ वापस मैं समझाता हूं। यहां पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जिसके तहत मैंने बताया था कि ये जो बैंक रहते हैं ना, इन लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जब इन बैंकों के पास पैसा अधिक हो। बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे आपके पास पॉसिबल है, कई बार आपके पास क्या होता है, अधिक अमाउंट रहता है, या फिर आप अपने बैंकों में सेविंग्स करके जमा करके रखते हो, और आप चाहते हो कि आपको भी उन जो पैसे रखें आपके बैंक अकाउंट में, उस पर भी आपको पैसे मिले, उस पर भी आपको मतलब कुछ अमाउंट कुछ मिले, लाइक, है ना। तो आप क्या करते हो बेटा, आप करते ये हो कि आप अपने पैसे इन बैंकों में जमा करते हो। बोला ना ये व्हाइट कलर का, आप अपने पैसे इन बैंकों में, और ये बैंक है आरबीआई में जमा करती हैं। मान लेते हैं 4-5 दिन के लिए छुट्टी पड़ जाती है, या कुछ वीकेंड आता है, जैसे कई बार शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, तो इस केसेस में क्या होता है ना, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो अपने पैसे आरबीआई को ट्रांसफर करते हैं, जमा करते हैं, ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, जमा करते हैं। अब चूंकि इनके पास जो राशि रहती करोड़ में रहती है, आप सोचो बेटा 1 करोड़ का भी यदि आप 4% निकालोगे, मैथ्स आप लोग निकाल लो, 1 करोड़ का 4% लगभग 4 लाख के आसपास होता है कि नहीं। 1 करोड़ का भी यदि 4% आप निकालोगे तो लगभग 4 लाख होता है। हालांकि 4% नहीं दिया जाता, जो राशि दी जाती है वो है आपका 3.35%, यानी कि 3.35 लाख आपको मिलेगा यदि आप 1 करोड़ वहां पे जमा करते हो तो। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ, अब ये तो मैंने सिंपल 1 करोड़ की बातें करी, कईयों हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं इनके पास, और सोचो 3.35 लाख, उतना तो आप किसी एक आदमी को लोन दे दोगे आप उतने में, मतलब भैया एक आदमी के लोन के बराबर 1 करोड़ बस में, यदि 10 करोड़ होगा तो कम से कम 10 आदमी के लोन के बराबर। कहने का मतलब ये है, जब कभी वीकेंड रहता है और कुछ रहता है तो इन लोग अपना जो पैसा है यहां पे जमा करते हैं। ये बैंक जो दिख रहे हैं ना, अपना पैसा यहां पे जमा करते हैं, फिर आरबीआई से बोलते हैं, आरबीआई मैडम, बोलते हैं हाँ जी बोलिए, हम जब आपसे लोन लेते हैं तब आप हमको इतना % पे देते हो ब्याज, है कि नहीं, हम आपको जमा करेंगे तो आप कितना दोगे, सेम अमाउंट दोगे कि नहीं। आरबीआई बोलती बेटा मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं है। बोला अच्छा क्यों नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। बोला अच्छा, और यदि मैं आपके पास पैसे जमा करी तो, ये पूछती है, यदि मैं आपके पास पैसे जमा करी तो, बिल्कुल जमा कर लो, तो मैं तुमको कुछ निश्चित ब्याज में है, मतलब निश्चित जो ब्याज दर है वो मैं तुमको दूंगी। बोले बहुत बढ़िया, कितना दोगे? तो बोलती है मैं तो कम दूंगी तुमको, 3.35% दूंगी। बोले बहुत अच्छी बात। अब एक और अंतर समझना, मजे की बात, जब रेपो रेट आपका 4% था तब रिवर्स रेपो भी कितना था, 3.35 था। जब रेपो रेट 4.5 हो गया तो भी रिवर्स रेपो रेट 3.5 रहा, 3.35 रहा। जब ये 4.9 हो गया अभी भी ये 3.35 है। कहने का मतलब ये है कि आप हमको पैसा जमा करो बेटा, हम तो उतना ही देने वाले हैं, लेकिन तुम हमसे पैसे लोगे ना तो तुमको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है टाइटर मनी पॉलिसी। और यदि रेपो रेट को सस्ता कर दिया जाता है तो हम उसको बोलेंगे चीपर मनी पॉलिसी। चीपर का मतलब होता है अब मतलब सस्ते हो गए, लोन दरें बिल्कुल सस्ते हो गए, तो मार्केट में जो मनी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, यहां से बढ़ जाएगा। इकोनॉमी की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पूरा साइकिल पर चलता है, और यदि एक सीधा है तो दूसरा उल्टा हो जाता है।
एक यदि सीधा है तो दूसरा एकदम ऑब्वियसली उल्टा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जानकारियां, तमाम चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। मैंने कोशिश करी है विस्तृत रूप में आपको बताने की। बहुत सारे बच्चों का लगातार डिमांड रहता था कि सर थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने डिटेल में ये सारी की सारी चीजें बताई, और भी बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी डाउट यदि आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसके बारे में जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। इसके अलावा यदि किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है कि सर वीडियो आप बना दीजिए, तो उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा यह वीडियो। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही होगी हमारी मुलाकात किसी और अन्य इंफॉर्मेशन के साथ, किसी अन्य और वीडियो के साथ। तब तक बनी रहिए आप अद्वैत एजुकेशन के संग। जय हिंद।